अब हम जरा संबंध फलन के बारे में एक बार जान लेते हैं कि कक्षा 11 में हमने क्या पढ़ा था। तो अगर हम संबंध की बात करें तो दो आरक्त समुच्चयों में हम एक संबंध बनाते हैं, कार्तीय गुणन की मदद से हम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, इसी को हम संबंध कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक संबंध के रूप में जानते हैं। अगर हम तीर आरेख यानी एरो डायग्राम की मदद से इसको समझना चाहें तो आपने दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है, ये बेसिकली आप फलन में पढ़ते हैं, लेकिन फलन एक संबंध ही होता है। तो तीर आरेख की अगर हम मदद से सीखना चाहें तो हम इस प्रकार से सीख सकते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार से दो आरेख समुच्चय, एक समुच्चय ये है और एक समुच्चय ये है। ठीक है, तो दो आरक्त समुच्चय में जो हम कार्तीय गुणन कराते हैं, मतलब अगर हमने कार्तीय गुणन इस प्रकार से कराया है कि 1a 2b और 3c इस प्रकार से, तो हमने कक्षा 11 में तीन चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? एक तो हमने प्रांत पढ़ा था, दूसरा हमने परिसर पढ़ा था और तीसरा हमने सहप्रांत पढ़ा था, यानी डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये तीन चीजें हमने कक्षा 11 में पढ़ रखी। तो प्रांत क्या होता है ये समझ लीजिए। तो अगर हम इसको समुच्चय ए माने और इसको समुच्चय बी माने तो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं ये आपके प्रांत कहलाएंगे। ठीक है ना, समुच्चय ए में जितने भी टोटल आपके अवयव हैं वो प्रांत कहलाएंगे। तो प्रांत क्या बन जाएगा आपका यहां से? डोमेन। प्रांत क्या बनेगा? प्रांत बनेगा आपका 1 2 3। ओके, अगर हम परिसर की बात करें, रेंज परिसर की बात करें तो परिसर क्या बनेगा? जिस समुच्चय बी में जो कनेक्टेड है, समुच्चय बी में जितने भी अवयव जुड़े हुए हैं, कौन कौन से अवयव जुड़े हुए हैं? बी डी ए बी सी। तो परिसर क्या बनेगा? परिसर बनेगा ए बी सी। और सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत होता है जो दूसरा समुच्चय है यानी बी समुच्चय, उसमें जितने भी अवयव हैं। तो सहप्रांत क्या बनेगा? बनेगा ए बी सी और डी। तो ये तीन चीजें आपने कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ी हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में हम आगे सीखेंगे कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बाद संबंध की बेसिकली प्रकार समझनी है इसमें हमको कि आखिर संबंध के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कक्षा 11 में आपने प्रांत, सहप्रांत और परिसर पढ़ रखा है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया। तो आगे अगर बढ़े तो इसमें आपको सीखना है कि अब जैसे ये होता है कि आपने कई तरह के संबंध देख रखे हैं। ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, ए की आयु बी की आयु से अधिक है, पिछली अंतिम परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त पूर्णांक बी द्वारा प्राप्त पूर्णांक से कम है, ए उसी जगह रहता है जहां बी रहता है। तो इस प्रकार के संबंध आप वास्तविक दुनिया में देखते हैं, और इन संबंधों को जब हम गणित की दुनिया में लाते हैं, गणित में टेक्निकल भाषा में लाते हैं, तो इन संबंधों को रिलेशन के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी आपस में संबंधित हैं, ए और बी आपस में संबंधित हैं, तो इस संबंध को हम ए आर बी द्वारा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं संबंध को? ए आर बी, इस तरीके से लिखते हैं। यदि ए बी आर से कहीं ना कहीं संबंधित है, कार्तीय गुणन के द्वारा संबंधित है। अब कार्तीय गुणन क्या होता है ये कक्षा 11 में है, तो अगर आपको संबंध फलन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो जब कक्षा 11 की क्लास आएगी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो हम संबंध को ए आर बी के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, अब हम संबंधों के, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है इस अध्याय में? इस अध्याय में हम संबंधों, फलनों के बारे में पढ़ेंगे, फलनों के संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलनों और द्विआधारी संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो है संबंधों के प्रकार। ठीक है, संबंधों के प्रकार में आपको पहले दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना आपको रिक्त संबंध और दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। ये दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको समझ लीजिए। रिक्त संबंध कैसे है कि मान लीजिए कि आपको कोई एक समुच्चय दिया है, इस प्रकार से समुच्चय कोई आपको दिया है कि a बराबर 1 2 3 4। अब यदि कोई एक संबंध दे दिया आपको कि कह रहा है कि r बराबर है ए बी सच दैट a माइनस बी बराबर 10, इस प्रकार से संबंध दिया, तो आप इस समुच्चय में देखिए, आप इस समुच्चय में देखिए क्या कोई दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको घटाने पर कभी 10 मिलेगा? यहां पर कोई भी दो ऐसी संख्याएं नहीं है जिनको घटाने पर 10 मिलेगा। इसलिए यह जो संबंध बना, यह संबंध एक रिक्त संबंध को प्रदर्शित करता है, r बराबर 5 इसको प्रदर्शित करता है। अगर हम अगले संबंध की बात करें यानी सार्वत्रिक संबंध की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई संबंध इस प्रकार से दिया है कि r डैश बराबर ए बी सच दैट मॉड ऑफ, यहां मॉड लगा है, मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम दो संख्याओं को घटाएं और मॉड लगाए तो वो संख्या हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, आपको पता है।
तो अगर हम दो संख्याओं को घटाएं और वो संख्या मॉड के बाद पॉजिटिव हो रही है तो उसका मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये इस संबंध में हमेशा होगा, इस समुच्चय में हमेशा होगा। 1 2 3 4 आप किसी भी संख्याओं को घटा लीजिए, किन्हीं भी दो संख्याओं को घटाने पर या तो 0 मिलेगा या 0 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि मॉड लगा है तो नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं। तो ये आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस संबंध पर आधारित आपका एक उदाहरण है कि उदाहरण नंबर पहला क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए किसी बालक के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब ए में जो ए समुच्चय है वो किस प्रकार से दिया है कि बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी, आपको ये संबंध दिया है। ठीक है, ये संबंध आपको दिया है। अब समुच्चय दिया है ये, ठीक है। फिर रिलेशन क्या दे रहा है आपको, संबंध दे रहा है कि ए बी सच दैट, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त एक रिक्त संबंध है। अब आप ये सोचिए कि स्कूल किस प्रकार का है, वो लड़कों का कह रहा है कि नहीं, कि बालकों का स्कूल है, बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी। तो जब लड़कों के स्कूल है तो कोई भी लड़का किसी और लड़के के लिए बहन थोड़ी बनेगा, बहन हो ही नहीं सकता। जब बहन नहीं हो सकता तो एक रिक्त संबंध को बता रहा कि नहीं, आर जो है रिक्त संबंध को बताएगा। क्यों, क्योंकि ए बी की कभी बहन नहीं हो सकता है, क्योंकि बालकों का स्कूल है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, चूंकि ए बी की बहन नहीं हो सकती है, ए बी की बहन नहीं हो सकता है क्योंकि स्कूल बालकों का है, अतः यह संबंध एक रिक्त संबंध है। इस प्रकार से आपको लिखना है। मेरे वर्ड्स को आपको ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूं, और उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पूरी बात को अच्छे से सुनना है। ओके, अगर हम अगले संबंध की बात करें तो अगला संबंध इस प्रकार से है कि आर डैश बराबर ए बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। 3 मीटर से हमेशा कम रहे। अब किन्हीं भी दो लड़कों की लंबाइयों को घटाएंगे तो हमेशा उनकी जो लंबाइयों का अंतर रहेगा वो 3 मीटर से कम रहेगा। अरे 3 मीटर से तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप अपने आसपास देख लीजिए, अगर आप दो भाई हैं और आप अपने दो भाइयों में आप लंबाइयों का अंतर कीजिए, क्या कभी 3 मीटर से ज्यादा हो सकता है? तो वो संबंध क्या कह रहा है, संबंध कह रहा है कि 3 मीटर से कम है। तो हमेशा किसी की भी लंबाई नाप लीजिए, हमेशा लंबाइयों के बीच में जो अंतर रहेगा वो 3 मीटर से कम रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। अगर हम आगे बात करें कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध जिसकी गणित में एक सार्थक भूमिका है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध क्या है? तुल्यता संबंध का अध्ययन करने के लिए हम पहले 3 प्रकार के संबंधों, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो हमको पढ़ना है सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ये 3 आपको प्रकार पढ़ने हैं। अब 3 प्रकार में है क्या, पूरी एक्सरसाइज में आपको ये 3 चीजें पढ़नी है और अच्छे से समझना है। इससे संबंधित एक बहुविकल्पीय सवाल बनता है, आपका बहुविकल्पीय सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक में आपको पढ़ना है कि मान लीजिए कि एक आपका समुच्चय है, एक आपका सेट इस प्रकार से, किस प्रकार से आपका सेट कि ए बराबर मान लीजिए दिया है ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक सेट दिया, तो सौतुल्य होगा। सौतुल्य कब होगा कि यदि A बिलोंग्स टू A, यानी जो अवयव A है वो समुच्चय A में है, ठीक है। फॉर ऑल यानी के लिए, सभी के लिए, किस प्रकार से कि A बिलोंग्स टू R, यानी A जो होगा वो संबंध R में होगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और ये चीज ध्यान रखिए, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक किस प्रकार से बन रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। सम्मित की बात कर लें, अगर सम्मित की बात करें तो अगर मान लीजिए कि हमने समुच्चय ABC लिया था और अगर हम लेते हैं कि AB बिलोंग्स टू A, यानी A और B A में है, और यदि AB बिलोंग्स टू A है तो BA बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। यानी अगर AB जो दो अवयव हैं वो समुच्चय A में है और AB बिलोंग्स टू R, यानी AB अगर R में संबंध में बना रहा है तो फिर BA को भी R में होना चाहिए, BA को भी R में होना चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें संक्रामक की, तो ध्यान रखना इसको कि मान लीजिए अगर ABC है,
जो ए में है, ए में उपस्थित है अवयव, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीन चीजों को याद रखना है अच्छी से। सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक, इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगर हम आगे बात करें तो ए पर आधारित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो रहा है तो अब चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय। और आपको एक संबंध दिया है कि आर जो है T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांगसम है। अब आपको सिद्ध करना है कि आर तुल्यता है, और तुल्यता कब होता है? जब आर सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो जाए। तो आपको सॉल्यूशन में किस प्रकार से लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि टी बराबर त्रिभुजों का समुच्चय। टी बराबर क्या है? कि त्रिभुजों का समुच्चय। और फिर आपको एक संबंध जो दिया वो संबंध लिख देना है कि आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांगसम है। ये दो चीजें लिखने के बाद किस प्रकार से हल करना है इसको समझेंगे। पॉइंट डालेंगे पहला और लिखेंगे सौतुल्य, सौतुल्य, ठीक है, सौतुल्य संबंध, इस प्रकार से लिखेंगे। और बताएंगे किस प्रकार से कि देखिए T1 बिलोंग्स टू T, मतलब जो एक त्रिभुज T1 है वो त्रिभुज के समुच्चय में है कि नहीं? तो अब हम बताएंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, मतलब अगर कोई त्रिभुज लिया तो वो खुद के सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम रहता है। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसलिए क्या हो गया कि R सौतुल्य, R सौतुल्य, सौतुल्य संबंध है। इस प्रकार से ये हो गया सौतुल्य संबंध। फिर दूसरा पॉइंट सम्मित, सम्मित संबंध। आपको सम्मित संबंध के बारे में बताना है। तो क्या बताएंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू T, मतलब T1 और T2 दो त्रिभुज T में हैं। तो हम क्या बताएंगे कि यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या कि T1 T2 के सर्वांगसम है। इस प्रकार से सर्वांगसम है, ये आपको दिया है। तो फिर क्या हो जाएगा? तो T2 T1 के सर्वांगसम हो जाएगा, कि सर्वांगसम होगा। अरे भाई यदि एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम हो रहा तो दूसरा पहले वाले के सर्वांगसम हो जाएगा कि नहीं होगा? तो T2 T1 के सर्वांगसम होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए R सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। इस प्रकार से लिखना है। फिर आप तीसरा दिखाएंगे। तो तीसरा किस प्रकार से आपको दिखाना है? देखिए तीसरा आप दिखाएंगे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो इस प्रकार से दिखाना है कि T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T, यानी तीन त्रिभुज त्रिभुजों के समुच्चय में है। तो पहला कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि T1 T2 के सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। इस प्रकार से फिर क्या दिखाना है कि T2 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T2 T3 के सर्वांगसम है। यानी अगर तीन त्रिभुज हैं T1 T2 T3, तो पहला दूसरे के सर्वांगसम हो रहा, दूसरा तीसरे के सर्वांगसम हो रहा, तो पहला तीसरे के सर्वांगसम हो जाएगा कि नहीं? पहला वाला तीसरे के सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि T1 T3 के सर्वांगसम होगा। इस प्रकार से तो हम यहां से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि
T1 T3 बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो हम यहां से कहेंगे कि अतः R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से आपको हल करना। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। तो थोड़ा सा भाषा लैंग्वेज लिखनी है और बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, और स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R L1 L2 पर लंब है। आपको जो संबंध दे रहा है कि R बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक। तो चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले तो आपको लिख देना है कि L बराबर समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। फिर आपको लिखना है कि R बराबर जो दिया है वो L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, और आपको सिद्ध करना है कि R सममित है लेकिन स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। तो पहला पॉइंट, स्वतुल्य संबंध। तो L1 बिलोंग्स टू L, L1 बिलोंग्स टू L है, लेकिन L1 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है। इस प्रकार भाई कोई भी लाइन स्वयं पर लंब नहीं होगी तो L1 और L1 R में नहीं रहेगा संबंध में। दूसरा पॉइंट है सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध देखिए कि मान लीजिए हमने लिया कि L1 L2 बिलोंग्स टू L, यानी L1 और L2 L में हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 L2 संबंध R में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि L1 L2 पर लंब है। और यदि एक लाइन दूसरी लाइन पर लंब है तो दूसरी लाइन पहली वाली लाइन पर लंब होती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि L2 L1 पर भी लंब होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, L2 L1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए R सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। आपने सम्मित संबंध दिखा दिया। अब आपको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक संबंध, अब अगर हम संक्रामक संबंध की बात करते हैं तो संक्रामक संबंध में आप क्या दिखा रहे हैं कि L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L, ठीक है, यानी तीन रेखाओं के समुच्चय में है। तो अब तीन रेखाएं किस प्रकार से होंगी कि यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यदि L1 और L2 R में है, इसका मतलब क्या, तो L1 L2 पर लंब है, ठीक है। और यदि L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि L2 L3 पर लंब है, ये होगा। लेकिन अब जरा सोचिए कि मान लीजिए L1 है तो L1 पर L2 लंब हो गई, ठीक है, और L2 पर ये L3 लंब हो गई। तो आप देखेंगे L1 और L3 आपस में समांतर हो गई, लंब नहीं रही। तो यहां से क्या कर रहे हैं, लेकिन L1 L3 परस्पर समांतर हैं, समांतर होंगी। तो L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए R संक्रामक संबंध नहीं है। तो हमें जो सिद्ध करना था, अतः
सिद्ध है कि आर क्या था, आर स्वतंत्र संबंध नहीं है, सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से सिद्ध। अगला क्वेश्चन दिया है आपको उदाहरण नंबर 4, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में जो संबंध दिया है आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, इस सवाल को। अब देखिए कैसे करना है। स्वतुल्य होने की कंडीशन क्या होती है कि यदि 1 2 3 दिया है तो संबंध में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। इसका मतलब संबंध स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है, संबंध समुच्चय में आपको 1 2 3 दिया है तो संबंध में आपको 1 1 भी दिया है, 2 2 भी दिया है और 3 3 भी दिया है। इसका मतलब वो स्वतुल्य हो गया। सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि यदि 1 2 दिया है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन 2 1 नहीं दिया है। जब 2 1 नहीं दिया है तो सम्मित नहीं है। फिर 2 3 दिया है। अब संक्रामक की बात करें, संक्रामक के लिए क्या चाहिए कि यदि 1 2 दिया है और 2 3 दिया है तो फिर यदि 1 2 दिया है 2 3 दिया है तो 1 3 भी दिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 3 नहीं दिया है। इसका मतलब कि ये संक्रामक भी नहीं है। बस इस प्रकार से लगाना था। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। जरा एक बार सॉल्यूशन को और देख लेते हैं। क्या दिया है कि माना ए बराबर 1 2 3 दिया है, संबंध आपको दिया है आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। तो पहली कंडीशन है आपकी स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध कैसे दिखाना है कि दिया है आपको 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 2 3 जो है समुच्चय ए में है। तो आपको पता है कि संबंध में आपको 1 1 2 2 और 3 3 दिया है जो कि संबंध में है, तो इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर क्या दूसरा है सम्मित संबंध। दिया है कि 1 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 2 समुच्चय ए में है, और आपको दिया है संबंध में कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 जो है वो संबंध आर में है, लेकिन 2 1 में 2 1 जो है वो आर में नहीं है, इसलिए 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध। तो आपको पता है कि 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 2 3 समुच्चय ए में है, और क्या दिया है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में है, लेकिन 1 3 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि अतः सिद्ध है कि आर स्वतुल्य संबंध है लेकिन सम्मित और संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में संबंध दिया है आर ए बी सच दैट संख्या 2a माइनस बी को विभाजित करती है। एक आपको तुल्यता संबंध बताना है, ये आपको क्वेश्चन दिया है 5वां। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखिए। जब पूर्णांक की बात हो रही, जेड की बात हो रही, तो आपको पता होना ये चाहिए कि जेड क्या है, पूर्णांक क्या है कि 0 के राइट साइड पॉजिटिव संख्याएं और लेफ्ट साइड नेगेटिव संख्याएं होती हैं, तो ये कहलाता है आपका पूर्णांक। अब आपको संबंध दे रखा है आर क्या कि ए बी सच दैट संख्या 2a माइनस बी को विभाजित करती है, ये आपको संबंध दे रखा है। ठीक है ना। अब एक चीज सोचिए, जब a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा, इसका मतलब क्या कि a माइनस बी कहीं ना कहीं सम संख्या होनी चाहिए। a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है तो a माइनस बी शुड बी इवन नंबर। ठीक है, तो संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, इसलिए संख्या a माइनस बी एक सम संख्या होगी निश्चित तौर पे। ठीक है, तभी तो 2 विभाजित करेगी। अब यहां पर आप एक नोट के रूप में ध्यान देंगे कि यहां देखिए पूर्णांक जो आपके दिए हैं, पूर्णांक जो हैं इस प्रकार से दिए हैं। तो यदि आप इन पूर्णांकों में आपस में डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें, तो कहीं ना कहीं एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो हम यहां पर नोट के रूप में क्या लिखा है कि पूर्णांक माइनस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, यानी आप पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे तो आपको पूर्णांक मिलेगा। अच्छा, एक सम संख्या कैसे प्राप्त होगी ये ध्यान दीजिए। जैसे अगर 4 में से आपने 2 घटाया तो आपको 2 मिला, या 5 में से आपने 1 घटाया तो 4 मिला। इसका मतलब क्या, इस सम में से यदि सम घटाएंगे तो सम मिलेगा, और विषम में से विषम घटाएंगे तो सम मिलेगा। तो यहीं पर ये नोट के रूप में लिखा है कि यदि सम में से सम घटाते हैं तो सम मिलता है, या विषम में से विषम घटाते हैं तो सम मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य संबंध की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया कि मान लिया कि ए जो है कोई एक ए नंबर है, ए जेड में है। जब ए जेड में है
तो a माइनस ए, क्योंकि ये कह रहा था a माइनस बी, तो a माइनस ए आपको मिलेगा 0, और 0 को 2 डिवाइड करता है, याद रखिएगा 0 एक सम क्या है, तो a माइनस ए बराबर 0 जो 2 से विभाजित है। जब 2 से विभाजित है तो a बिलोंग्स टू r हो जाएगा, a बिलोंग्स टू r है तो a आपका r स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध के बाद सममित संबंध। अब सममित संबंध में हमने 2 ले लिए, माना a b बिलोंग्स टू z, a और b z में है, a और b कोई 2 पूर्णांक ले लिए हमने, ठीक है। फिर अब सममित संबंध में a b बिलोंग्स टू r होता है, a b है b ए दिखाना है, a b है b ए दिखाना है, तो a b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या कि a माइनस बी 2 से विभाजित है, a माइनस बी जब 2 से विभाजित है तो हमने क्या किया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो माइनस बी माइनस ए बी 2 से विभाजित होगी। अब इसको समझे कैसे, कि मान लिए अगर लिखा है कि 4 माइनस 2 बराबर 2, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा, और अगर हम इसी को कर दें कि 2 माइनस 4 तो हमें मिलेगा माइनस 2, तो ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है 2 से, और ये भी 2 से डिवाइड है। इस बात को ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि 4 माइनस 2 किया तो 2 मिला, जो कि 2 से भाग जाता है। अगर हम 2 माइनस 4 कर दे तो भी माइनस 2 आएगा, जो कि 2 से डिवाइड होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, हमने क्या किया, यहां से माइनस बाहर निकाल लिया, और माइनस बाहर निकालने के बाद हम इसको बना रहे हैं माइनस बी माइनस ए, ठीक है। बी 2 से विभाजित होगा, तो हम कह रहे हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी आर सममित संबंध है। इसके बाद अगर हम बात करें संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध में हम दिखा रहे हैं कि माना ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब 3 मान लिए, जब ए बी सी बिलोंग्स टू जेड तो ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी आर में है। इसका मतलब क्या, ए माइनस बी 2 से विभाजित है। बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी बी माइनस सी 2 से विभाजित है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को, ये जो दोनों संबंध निकले इनको जोड़ दे रहे हैं। इनको जोड़ने पर क्या कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, उससे क्या होगा, कोष्ठक हटाएंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी आपने कैंसिल कर दिया, माइनस बी प्लस बी कट गया, तो ये मिला आपको a माइनस सी। अब a माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी आर संक्रामक संबंध है, अतः सिद्ध है कि आर एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिखाना था। आई होप मेरी बात क्लियर रही होगी। यदि कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया, अब जरा इस बात को ध्यान देंगे। देखिए उदाहरण 5 में आपने क्या पढ़ा, उदाहरण 5 में नोट कीजिए कि सभी सम पूर्णांक शून्य से संबंधित है, क्योंकि 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4 आदि आर में है। कोई भी विषम पूर्णांक 0 से संबंधित नहीं है, क्योंकि 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 3 आदि आर में नहीं है। अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, हो क्या रहा है, क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि उदाहरण नंबर 5 आपको ये बता रहा है कि जो सम संख्याएं हैं वो आपस में संबंधित हैं, और जो विषम संख्याएं हैं वो आपस में संबंधित हैं। यानी सम का सम से कनेक्शन है और विषम का विषम से कनेक्शन है। इस बात को यहां पर ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अतएव समस्त सम पूर्णांकों का समुच्चय समस्त विषम पूर्णांकों का समुच्चय उपसमुच्चय है। इसको जरा मतलब समझ लेते हैं, है क्या, ठीक है। ई के समस्त, यानी ई यहां पर ई का मतलब इवन से, ई का मतलब यहां से इवन से, इवन यानी सम, और यहां ओ का मतलब ऑड से है, यानी विषम, ठीक है। इस प्रकार से तो ई के समस्त अवयव यानी सम, सारे सम एक दूसरे से संबंध है, और ओ यानी ऑड यानी विषम के समस्त अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ई का कोई भी अवयव यानी सम का कोई भी अवयव विषम के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, और विलोमता मतलब उल्टा, वाइस वर्सा उल्टा, ओ का यानी विषम ऑड का कोई भी अवयव इवन के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। इस प्रकार से दिखाना था। ई तथा ओ असंयुक्त है, ई तथा ओ असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय कौन होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम क्या कह रहे हैं कि z बराबर हो गया ई यूनियन। तो ये अगला क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर 6 की, कह रहा है कि मान लीजिए समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 में आर ए बी, ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि आर जो है वो एक तुल्यता संबंध है। तो कैसे दिखाएंगे कि आपको पहले जो समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने पहले वो ले लिया। इसके बाद संबंध दिया है आपको आर बराबर ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है, तो हमने संबंध दे लिया कि ए बी या तो दोनों विषम है या
सम है, इस प्रकार से। अब या तो दोनों सम है या विषम है, इसका मतलब क्या कि जो सम संख्या होगी वो सम से कनेक्टेड होगी और जो विषम संख्या होगी वो विषम से कनेक्टेड होगी। संबंध कैसा बनेगा, आर बनेगा। अगर एक की बात करें तो एक 1 से होगा, एक 3 से होगा, एक 5 से होगा। फिर अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 किससे होगा, 2 2 से होगा, 2 4 से होगा, 2 6 से होगा। फिर अगर हम 3 की बात करें तो 3 किससे होगा, 3 1 से होगा, 3 3 से होगा, 3 5 से होगा। फिर अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 2 से होगा, 4 4 से होगा, 4 6 से होगा। फिर अगर हम 5 की बात करें तो 5 1 से होगा, 5 3 से होगा, 5 5 से होगा। यानी विषम विषम से होंगे, सम सम से होंगे। इसके अलावा 6 की बात करते हैं तो 6 2 से होगा, 6 4 से होगा और 6 6 से होगा। तो सम सम से कनेक्टेड है और विषम विषम से कनेक्टेड है, ये संबंध वो कह रहा है। अब हम स्वतुल्य संबंध दिखाते हैं। तो स्वतुल्य कैसे दिखाएंगे, यदि एक बिलोंग्स टू ए है, यानी एक जो है वो ए में है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 1 1 है, 1 1 आर में है, इसका मतलब 1 1 आर में है तो स्वतुल्य संबंध है। सम्मित की अगर हम बात करते हैं, यदि 1 3 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 और 3 समुच्चय ए में है और 1 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3 1 भी आर है, यानी आर सम्मित संबंध है। ये भी आप देख रहे हैं कि यदि ये 1 3 दिया है आपको, 1 3 दिया है तो 3 1 भी दिया है, ठीक है ना। यदि 1 3 दिया है तो 3 1 भी दिया है। तो अगर हम आगे बात करें संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध में देखिए, यदि 1 3 5 ए में है और 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 5 बिलोंग्स टू आर है तो 1 5 बिलोंग्स टू आर भी हो रहा। इसका मतलब क्या कि यदि 1 3 है, 3 5 है तो 1 5 भी है, 1 5 भी है। तो इस प्रकार से ये संक्रामक संबंध भी हो गया। तो आर संक्रामक से संबंध है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अतः सिद्ध है कि आर स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध है, यानी आर तुल्यता संबंध है। अतः आर तुल्यता संबंध है। अगर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, आगे क्वेश्चन कह रहा था कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उप समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उप समुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये कह रहा था। तो हम क्या दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हैं संबंध से, संबंध आर से सिद्ध है कि उप समुच्चय 1 3 5 और 2 4 6 के अवयव आपस में संबंधित हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं। बस इतना करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और जैसे आपको पता है कि दोपहर को 3 बजे कक्षा 11 की आपकी क्लास रहेगी और शाम को 6 बजे आपको मैथ की क्लास रहेगी। यदि कोई भी क्वेरी या परेशानी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज जो है वो आपको अगले दिन मिलेगी। तो चलते हैं अगली क्लास में, कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।